आज का जो टॉपिक है वो है भू राजस्व व्यवस्था और अंग्रेजों की आर्थिक नीति के तहत। हम लोग जानते हैं कि जब अंग्रेज आए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1765 ईस्वी में आप देखेंगे कि संधि होती है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ, ठीक, शाह आलम द्वितीय के साथ और मीर कासिम के साथ, ठीक है, तीनों के साथ संधि होकर के जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके तहत दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ आती है और प्रशासनिक व्यवस्था बंगाल के नवाब के पास जाता है। तो यही जब दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के पास आई तो अंग्रेजों की जो राजस्व नीति थी, किस प्रकार से वो टैक्स को वसूली किए हैं, पूरे देश में किस किस प्रकार से उन्होंने कर का वसूली किया है, भूमि संबंधी टैक्स को, उसी को हम लोग कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था। सबसे पहले भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे वो देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व व्यवस्था ही अंग्रेजों के आर्थिक आमदनी का स्रोत था। मेन स्रोत अंग्रेजों का आर्थिक आमदनी का क्या था? भू राजस्व व्यवस्था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अंग्रेजों ने भारत को विभिन्न क्षेत्रीयता के आधार पर या भिन्नताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से वह भू राजस्व कर वसूली करता था। जैसे अपना बिहार राज्य में, बिहार बंगाल के प्रदेशों में वो जमींदारी प्रथा लगाया था, यानी जमीन का मालिक किसको बनाया? जमींदार। और जमींदार रैयतों से, किसानों से टैक्स वसूली करती थी और किसको पहुंचाता था? अंग्रेजों को। टोटल मान के चलिए 1/10 भाग वो खुद रखता था और 10/11 भाग जो है वह अंग्रेजों को देता था, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि फिर जमींदारी व्यवस्था को हटा करके फिर दूसरी व्यवस्था क्यों लाई गई? क्योंकि जमींदार सही ढंग से टैक्स अंग्रेजों को नहीं देते थे, तो उनको लगा कि डायरेक्ट क्यों ना हम किसानों से ही टैक्स लें, तो फिर उन्होंने रैयतबारी व्यवस्था पे जोर दिया। तो रैयतबारी व्यवस्था में बहुत ज्यादा किसानों की क्षति हुई, क्योंकि किसान की मजबूरी को अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे और वो एक टैक्स फिक्स बांध दिए। तो क्या होता है कि भारतीय कृषि में कई वर्ष अच्छा फसल हुआ तो अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो फसल हुआ करता था एक प्रकार से कृषि एक जुआ का खेल ही था। मौसम साथ दिया तो अच्छे फसल हो गए, तो कर देने में कोई कष्ट नहीं था किसानों को। लेकिन जिस वर्ष फसल अच्छे नहीं हुए उस वर्ष टैक्स देने में किसानों की स्थिति खराब हो जाती थी। और चूंकि टैक्स नगद के रूप में अंग्रेजों के द्वारा लिया जाता था, तो वो भी आर्थिक परेशानी के कारण किसान लोग अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो कर्ज के महाजाल में फंस जाते थे। तो विभिन्न प्रकार की आप देखिएगा कि भू राजस्व नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से धन अर्जित करने का प्रयास किया है, राजस्व लेने का प्रयास किया है। तो उसी के रिगार्डिंग यह चैप्टर है और इसमें वही सब चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो भूमिका में हम लोग ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बंदोबस्त को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त जो है वो आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत भागों में, तो अस्थायी बंदोबस्त की बात है तो यह 19% पूरे देश का, ये प्रतिशत पूछ सकता है आपको प्री में भी, कितने प्रतिशत भागों में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, या जमींदारी या इस्तेमारी प्रथा, इस तीनों एक ही प्रथा का नाम है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी या फिर इस्तेमारी। अस्थायी इसलिए फिक्स कर दिया गया, सबको टैक्स फिक्स कर दिया गया, उपज हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास इतना कट्ठा जमीन है तो इतना रुपया आपको टैक्स लगेगा, अस्थायी कर दिया गया। यानी घटाने बढ़ाने का, अगर आपको फसल ज्यादा भी हुआ तो भी हमको ज्यादा टैक्स नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कम भी हुआ तब भी हमको कम नहीं चाहिए। हमको एक फिक्स कर दिया कि 5 रुपया सालाना देना है। अभी भी आप देखते होंगे मालगुजारी जो देते हैं जमीन का, वो फिक्स रहता है कि सालाना आपको 50 रुपया 100 रुपया पर खेत देना पड़ता है। तो वो फिक्स कर दिया गया, इसीलिए अस्थाई इसका नाम रखा गया, अस्थाई बंदोबस्त, यानी फिक्स है, अस्थाई है, उसको बदलना नहीं है। और ये खास करके बिहार बंगाल के क्षेत्रों में 19% पार्ट में जो अंग्रेजी हुकूमत, जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र था
जहां पे अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे, उसके 19% भाग में अस्थायी बंदोबस्त की बात थी। उसके बाद दूसरा है रैयतवारी प्रथा, रैयतवारी बंदोबस्त। यह सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा भागों में रैयतवारी को लागू किया गया था और 51% 51% पार्ट में रैयतवारी व्यवस्था थी। रैयत मतलब हुए किसान, डायरेक्ट कंपनी या कंपनी के आदमी या कह लीजिए अंग्रेज डायरेक्ट किसानों से जब टैक्स वसूली का काम करते हैं, डायरेक्ट कोई बिचौलिए नहीं रहते हैं बीच में। जैसे अन्य में अस्थाई में क्या है कि जमींदार बिचौलिए का काम करता था, किसानों से लेकर के अंग्रेजों को देता था, लेकिन रैयतवारी में डायरेक्ट जो है किसान किसको देगा, तो अंग्रेज को देगा। बिचौलिया इसमें खत्म हो गया। कुछ फायदा तो हुआ, अंग्रेजों के को टैक्स के रूप में ज्यादा इनकम हुआ, लेकिन नुकसान भी भारतीयों को बहुत ज्यादा हुआ। जिस हिसाब से लग रहा था उस हिसाब से रैयतवारी से और परेशानी ही आई, क्योंकि वह भारतीय किसानों की मजबूरी को समझ नहीं रहे थे और टैक्स नहीं देने पर सीधे जमीन को नीलाम कर देते थे, तो दूसरा व्यक्ति के हाथ के जमीन चला जाता था। अब देखिए तीसरा है 30% पार्ट में महालवारी व्यवस्था लगाई गई। और महालवारी एक प्रकार का गांव का मुखिया महाल हुआ करते थे, वो पूरे किसानों से एकत्रित करते थे टैक्स और फिर वो अंग्रेजों को देते थे, तो महालवारी उसी का नाम है। जब गांव का मुखिया अंग्रेजों से टाइप होता था कि जितना भी गांव के अंदर जमीन है उसका पूरा कर आपको देना है, बाकी वो अब क्या करेगा डिसाइड करता था कि किसका कितना जमीन है, उसके हिसाब से लेकर के अंग्रेजों को देना। तो इसके पॉजिटिव भी प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, ठीक है। क्योंकि सामूहिक रूप से देना था तो किसी किसान का जमीन नीलाम होने से बच जाता था, और व्यक्तिगत रूप से देना होता था तो जो किसान नहीं दे पाता था रैयतवारी में, उनकी जमीन नीलाम कर देता था अंग्रेज लोग। तो कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां तीनों बंदोबस्त में, ठीक है। कोई भी बंदोबस्त बिना कमी का या सिर्फ अच्छाई वाला कोई नहीं, तीनों में कुल मिलाकर इतना जानिए किसानों का दोहन हुआ, शोषण हुआ और कुछ नहीं। अंग्रेज बस चाह रहे थे किस तरीका से ज्यादा भारतीयों का शोषण हो, किस प्रकार से उनकी आर्थिक लाभ ज्यादा से ज्यादा। चलिए अब 3 भाग में बांट दिया, अब तीनों को 1 बाय 1 करके स्टेप में हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे अच्छे से, बस हो गया, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग हो गया और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए अस्थायी बंदोबस्त, इस व्यवस्था की शुरुआत 1793 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। ने मुख्य रूप से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत का क्षेत्र, अगर आप चाहिएगा तो मैप बना करके भी बगल में आप दर्शा सकते हैं, जैसे मैप बना दिए इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर पूर्वी भारत में जो है खास करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और थोड़ा बहुत कर्नाटक के उत्तरी भागों में, ठीक है, कर्नाटक में भी, कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया गया। किस व्यवस्था को? तो जमींदारी, क्योंकि इसमें एक नया वर्ग, जमींदार वर्ग का उत्पत्ति होगा और यह बिचौलिए का काम करेगा, किसानों से टैक्स लेगा और लगभग 90% अंग्रेजों को देगा और 10% के आसपास खुद रखेगा इनकम स्वरूप, वसूली स्वरूप। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल 19% क्षेत्र पर लागू किया गया। आप इसको ब्रिज चार्ट के माध्यम से भी कहीं पे दर्शा सकते हैं। 51% में रैयतवारी बना दिए, जैसा कि हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। 19% जमींदारी अस्थाई, 30% महालवारी। थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाइएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। उसके बाद है राजस्व दर। देखिए 10/11 भाग सरकार को देना है, अंग्रेजों को देना है, जबकि जमींदार खुद को कितना रखना है? 1/11। लेकिन कहा जाता है कि जमींदार बहुत ज्यादा किसानों का शोषण कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा खुद रखते थे या कम ही देते थे अंग्रेजों। जमींदार यहाँ पे बहुत ज्यादा धनी मनी बन गए थे अंग्रेजों के समय में, ये भी बात। स्वामित्व, जमींदारों को भूमि का मालिक तो माना गया और अंग्रेजों ने भूमि का मालिक किसको माना? तो जमींदार। पर वह भूस्वामी तभी तक था जब तक कि वह कर समय पे अदायगी करता था। ऐसा नहीं कि जमींदारों को टैक्स नहीं देना होता था।
जो 10/11 भाग का टैक्स है उसको भी देना होता था और समय से देना होता था। उसके लिए भी एक कानून था, सूर्यास्त का कानून। दिन दे दिया जाता था, इस दिन के शाम में 5 बजे तक आपको टैक्स देना है। अगर उस दिन शाम तक अगर वो जमींदार नहीं पहुंचाया तो उसकी पूरी जमीन नीलाम कर दी जाती थी, दूसरा जमींदार उसको खरीद लेता था टैक्स देकर। तो यहां पे आप देखेंगे वीर कुंवर सिंह वगैरह जो आंदोलन में पार्टिसिपेट किए 1857 क्रांति में, उसके पीछे भी यही कारण था कि उनकी जमीनें नीलाम कर दी गई थी, जमींदारी चला गया था उनका भी। और वह कौन सा कानून था? सूर्यास्त का कानून। अब आ जाइए, जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे काश्तकारों को पट्टा जारी करें। पट्टा मतलब खेत। जो काश्तकार है, किसान है, उसको खेत दे करके खेती करवाएं। पर अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया और वो खुद खेती करवाते थे। जमींदार खुद खेती करवाते थे और किसानों को मजदूर बना करके शोषण कर रहे थे, और इस पर किसी प्रकार का सरकारी कोई नियंत्रण नहीं था। अंग्रेजों ने सारा जमीन का स्वामित्व दे दिया किसको? जमींदार को। और जमींदार को कहा गया कि आप किसानों को पट्टा पे दीजिए और उसे टैक्स लीजिए और फिर हमको पहुंचाइए। लेकिन जमींदार क्या किए? किसानों को पट्टे पे ना देके जो किसान थे उसको मजदूर बना के खटवाए और फिर जो है ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने का प्रयास किया, और अंग्रेजों को कम दे रहे थे। तो अंग्रेज को भी नुकसान हो रहा था जमींदारी व्यवस्था से। तभी तो फिर दूसरा व्यवस्था के प्रति अंग्रेजों ने सोचा। प्रभाव देखिए, कंपनी राजस्व के अस्थायी स्रोत की स्थापना हो गई। वसूली में बचत, जमींदारों के रूप में एक अस्थायी सामाजिक आधार वाले समर्थक वर्ग की प्राप्ति हुई। अब अंग्रेज का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग बन चुका था भारत में, वो था जमींदार। जमींदार कभी नहीं चाह रहे थे कि अब अंग्रेज भारत छोड़ करके जाएं, क्योंकि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक उनको मलाई खाने को मिलेगा और सबसे ज्यादा शोषण होगा किसान का, मजदूरों का, और मलाई कौन खाएंगे? जमींदार। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप अंग्रेज छोड़ करके जाएं, क्योंकि मेन मलाई काट करके जमींदार रख रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? चलिए, एक नया वर्ग बना जो अंग्रेजों का समर्थक था। तो जमींदार मैक्सिमम 90% जमींदार, वीर कुंवर सिंह जैसे एक्सेप्शन को छोड़ दें तो सब किसके समर्थक थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों के सामने जी हुजूरी करते थे। अब आ जाइए जमींदार। लाभ तो हुआ, पर संपत्ति अधिनियम 1793, सूर्यास्त कानून 1794 आदि द्वारा जमींदारों के अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए। अंग्रेज समझ रहा था कि यह जमींदार को जो शक्ति दिए हैं वह इसका दुरुपयोग करेगा, इसीलिए उसने 1793 में और 1794 में जो है संपत्ति अधिनियम 1793 और सूर्यास्त कानून 1794 बना करके उसके अधिकार पे क्या किया? कंट्रोल कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इस बंदोबस्त के लागू होने से कानूनी विवादों की प्रकृति में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका कारण था अनेक मध्यस्थ विवादित भूमि। ठीक है, विवादित भूमि के बीच में जो है आपसी रंजिश या विवाद जमींदार और पट्टे जो किसान रहते थे, लेते थे, तो उनके बीच देखने को मिला। तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त का देखने को मिलेगा कि किसानों और जमींदारों के बीच में जमीन को लेकर के विवाद देखने को मिलेगा। अब जमींदार कहेगा कि अंग्रेज हमें देके गए कागज, हमारे पास है उस जमीन की मलकियत, हम मालिक हैं, और पट्टेदार जो किसान वो कहेगा हम इसको जोत रहे हैं, ये हमारा है। तो दोनों के बीच में क्या होगा? वहां पे लड़ाई, आपसी मतभेद, कानूनी विवाद, जमीनी विवाद, ये सब ज्यादा देखने को मिलना शुरू हो गया। अब आते हैं रैयतवारी बंदोबस्त। रैयत मतलब ये होता है किसान। डायरेक्ट किसान अब किसको देगा? कंपनी को, कंपनी के आदमी को, अधिकारी को डायरेक्ट। इस बंदोबस्त के तहत बिचौलियों को समाप्त कर सीधे उत्पादन से जुड़े किसानों से बंदोबस्त करने पर जोर दिया गया। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने 12 महल जिले के तमिलनाडु में, 12 महल जिला कहां है? तमिलनाडु, और रैयतवारी व्यवस्था का आरंभिक प्रयोग किया था। तो अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम रैयतवारी व्यवस्था कहां, किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु में। और किसने किया था? तो कर्नल रीड ने किया था। कब किया था? 1792 ईस्वी में किया था। यह क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है। आगे चल करके 1820 ईस्वी में
मुनरो, जो कि मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया। इसके अलावा पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो जमींदारी व्यवस्था थी, पूर्वी बंगाल, असम में, कुर्ग में के कुछ हिस्सों पर लागू किया गया। 1825 ईस्वी में बंबई प्रेसिडेंसी में एलिफिस्टन ने इसको लागू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि खास करके तमिलनाडु में हेक्टर मुंडो के द्वारा, मद्रास में, पूर्वी बंगाल में, असम में और बंबई प्रेसिडेंसी में यह रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया। यानी सबसे ज्यादा इसी व्यवस्था के तहत जमीनों को भू-राजस्व की दर पे दिया गया और वो था रैयतवारी। लगभग कितना प्रतिशत? 51% जमीन को दिया गया। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के 51% भाग को रखा गया। विशेषता, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। यह सबसे बड़ी बात था कि कर जमीन के हिसाब से लिया जाता था और उस जमीन का अलग अलग निर्धारण किया जा रहा था रेट। तो ये बहुत अच्छी विशेषता थी। सैद्धांतिक रूप से भू-राजस्व दर 1/2 रखा गया, हालांकि व्यवहारिक रूप से इससे कहीं अधिक होता था, लेकिन दर तो बहुत ज्यादा है, यानी 1/2, आधा, 50। ठीक है, आधा जो है यहां पर आपका टैक्स के रूप में ही अंग्रेजों के द्वारा लिया जा रहा था। प्रभाव क्या होगा? इससे किसानों की क्या होगी? दुर्गति होगी। अब 2 केजी उपजाए तो 1 केजी पहुंचाइए, सिर्फ जमीन का भाड़ा नहीं। उस समय की बात करते हैं, अभी भी तो वही स्थिति है। अभी भी आप बिहार में बटैया जिसको बोलते हो, बटाईदारी क्या है? आप ठेका बटैया लेते तो आधा देना होता है ना। आप उपजाते हैं, किसान मेहनत करता है जो किसान परिवार से हैं, और फिर आप आधा उसको पहुंचाते हैं जो जमीन का मालिक है। तो आज भी तो वही है। कानून बदल जाने से क्या होता है? कुछ नहीं। तो सरकार आज भी इस पे जो है गुम बैठी हुई है। आज भी किसान मजबूरी में ठेका बटैया पे जमीन लेते हैं और आधा पहुंचाते हैं जमीन मालिक, क्योंकि उनकी अपनी जमीन नहीं है। प्रभाव, इससे किसानों की दुर्गति हुई। अस्थायी बंदोबस्त में जहां जमींदारों के रैयत थे, वही इस व्यवस्था में कंपनी के रैयत हो गए। बिचौलियों के द्वारा भी इनका शोषण हुआ। बिचौलिए भी गए नहीं, वो भी यहीं पे मौजूद थे और शोषण कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए महालवारी बंदोबस्त। इस व्यवस्था के तहत बंदोबस्त का आधार एक महाल यानी एक गांव को बनाया गया। महाल मतलब होता है गांव। ठीक है, और उसमें गांव का एक मुखिया जो होता था मेन, उसको बनाया जाता था। इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता था, जिससे पूरे ग्राम समुदाय के प्रतिनिधि के साथ बंदोबस्त होता था। कोई गांव का एक मुखिया हुआ, प्रतिनिधि हुआ, उसके साथ कंपनी क्या करती थी? अंग्रेज उसके साथ क्या करते थे? बंदोबस्त करते थे। और एक प्रकार से यह जमींदारी व्यवस्था का ही संशोधित रूप था। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार थे तो एक गांव में 2 भी जमींदार हो सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि एक गांव में एक ही महाल हुआ करता था और वो प्रतिनिधि होते थे पूरे गांव के, और उसी से उनका टाइप होता था, बंदोबस्त होता था, और जो भी टैक्स होगा वही देता था, पूरे गांव से लेकर के वो देगा उसको। तो इसमें थोड़ा सा किसानों को फायदा जरूर मिलता था, क्योंकि डायरेक्ट अंग्रेज को देना नहीं था। तो जो महाल था, जो मुखिया हुआ करता था, वो जिसके पास उपज कम हुआ तो थोड़ा बहुत मजबूरी समझता था, तो उसकी जमीन नीलाम होने से बच जाती थी। इसका प्रमुख कारण वहां की भौगोलिक स्थितियां थी, जहां लंबे समय से ग्राम समुदायों का व्यापक प्रभाव था। इनका संचालन सामूहिक तरीके से होता था। इस व्यवस्था का आरंभ होल्ट मैकेंजी द्वारा पश्चिमोत्तर भारत में 1819 ईस्वी में किया गया। ठीक है, मार्टिन बर्ड ने, जैसे पश्चिमोत्तर भारत हो गया राजस्थान, मार्टिन बर्ड ने उत्तर भारत में कई क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू किया था, लगभग 30%। जैसे पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी, दक्कन के कुछ क्षेत्र, खास करके आपका उत्तर पश्चिम में आपका पंजाब पड़ता है, पंजाब, राजस्थान, तो वहां पे ये सब व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था लागू की गई। मध्य प्रदेश में लागू किया गया,
पश्चिमी जो यूपी है दिल्ली साइड से उधर लागू किया गया, और जो दक्कन का क्षेत्र है दक्षिण भारत के भी कुछ जिले में लागू किए गए। इसमें लगान दर 2/3 भाग रखा गया, यानी 66% के आसपास, और बेंटिक ने इसे 60 से 50% कर दिया था। प्रभाव, कंपनी को तो इससे लाभ हुआ, पर साथ ही कई क्षेत्रों में महाल के प्रतिनिधि के शक्तिशाली होने से क्षत्रिय विद्रोह को भी बल मिला। अब चूंकि महाल यहाँ पे शक्तिशाली वर्ग के रूप में हो जाएगा, और विद्रोह जब अंग्रेजों के साथ हुआ तो महाल जो है एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में वहां भूमिका निभाएगा। चूंकि यह पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है, तो फ्री में तो कर नहीं रहा होगा। अब 15-20 रुपया एकत्रित किया पूरे गांव से, तो अंग्रेज को 15 का 15 तो देता नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। 15 एकत्रित हुआ तो 12 देगा, 10 देगा, तो धनी तो होगा ही एक नया वर्ग जो महाल वर्ग था, ठीक है, जो मुखिया था गांव का। तो यहाँ पर जब आंदोलन होगा तो एक शक्तिशाली प्रतिनिधि के रूप में क्षत्रिय विद्रोह जब होते थे उसको बल मिला। तो ये तीनों व्यवस्था आपने देख लिया। अब इसमें हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? इस प्रकार हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने विभिन्न भूराजस्व नीतियों के माध्यम से भारतीय किसानों का आर्थिक दोहन किया, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और वो अंग्रेजों का विरोध करने लगे, और आगे चल करके कई किसान आंदोलन भी देखने को मिला। तो इस प्रकार से एंडिंग आप कर सकते हैं। तो यह एक अच्छा आंसर राइटिंग माना जाएगा अगर इस सभी पॉइंट्स को अगर आप भूराजस्व व्यवस्था के तहत लिख देते हैं। अगर आपके बीपीएससी मेंस में यह क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरीका से आप लिखने का प्रयास कीजिए। पहले भूमिका लिखें, फिर डिस्क्राइब करें, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख दें। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और कोर्स को बाय कर लें, जिससे आपको सारा कोर्स एक जगह मिल जाएगा और आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से कम समय में तैयारी कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।